ना थके हैं पैर अभी न हिम्मत हारी है, जज्बा है जीतने का इसलिए सफर जारी है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस पे। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश के परावर्तन। पार्ट 1 पार्ट 2 हम आपको पढ़ा दिए हैं। पार्ट 2 में लास्ट हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम था। 2 नियम था। पहला नियम था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम था कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आज उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग को पढ़ना है दर्पण। क्या पढ़ेंगे? दर्पण। सबसे पहले पढ़ेंगे दर्पण। दर्पण जिसको बोलते हैं हम लोग मिरर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिरर। इसी को आप लोग बोलते हैं आईना। देखिए दर्पण बोलेगा ना, दर्पण पूछेगा कि बताइए दर्पण कितने तरह का, तो बोलेंगे 3 तरह का। दर्पण कितने तरह का? 3 तरह का। एक होगा समतल दर्पण, दूसरा होगा अवतल दर्पण, तीसरा होगा उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पूछेगा ना किसका भाग है, तो बोलेंगे गोलीय दर्पण का। अगर पूछेगा कि गोलीय दर्पण कितने तरह का, तो बोलना है 2 तरह का। गोलीय दर्पण 2 तरह का, लेकिन दर्पण तो 3 तरह का। तो सबसे पहले देखिए इसको 3 भाग में बांटेंगे। 3 भाग में बांटेंगे इसको। इधर देखिए एक होगा समतल दर्पण। क्या होगा? समतल दर्पण, इसको बोलेंगे प्लेन मिरर। और एक होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। और एक होगा उत्तल दर्पण। क्या होगा? उत्तल दर्पण। अब हम लोग बारी बारी से समझते हैं कि समतल दर्पण किसको बोलेंगे, अवतल दर्पण किसको बोलेंगे, उत्तल दर्पण किसको बोलेंगे। तो समझिए, एकदम अच्छा से समझिएगा। देखिए समतल दर्पण जो होता है ना, समतल दर्पण नाम है समतल, यानी एकदम चिकना रहेगा। तो बोलेंगे वैसा दर्पण। कैसा दर्पण? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। परावर्तक सतह किसको बोलेंगे? तो जिधर से जाके आप अपना चेहरा देखते हैं कि हम कितना सुंदर लग रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है, एकदम अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो जिधर से जाके दर्पण के जिस सामने जा करके खड़ा होकर आप अपना चेहरा देखते हैं, उस साइड को बोलते हैं परावर्तक सतह। यानी जिधर से प्रकाश आता है, जिधर से प्रकाश आता है उस साइड को क्या बोलते हैं? उस साइड को बोलते हैं परावर्तक सतह। तो समतल दर्पण जो होगा ना, ये समतल दर्पण, समतल दर्पण का परावर्तक सतह एकदम चिकना होगा, एकदम खूब अच्छा प्लेन होगा, उसको बोलेंगे समतल दर्पण। तो पहले समतल दर्पण का डिफिनेशन लिखते हैं। बोलेंगे वैसा दर्पण। कैसा दर्पण? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह समतल हो। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण कहते हैं। जैसे देखिए अगर इसका फिगर बनाएंगे तो कैसे बनेगा? तो ये वाला हो जाएगा। देखिए ये जो किए ना, ये है पेंट। क्या है? पेंट। पेंट करते हैं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से। सिल्वर नाइट्रेट से एक तरफ पेंट कर दिए, तो प्रकाश जिधर से पेंट किए उधर से प्रकाश नहीं आएगा, जिधर से पेंट किए उधर से प्रकाश नहीं आएगा। किधर से आएगा? तो इधर से आएगा। अब ई वाला साइड देख लीजिए एकदम चिकना है, तो ये हो गया समतल दर्पण। अब इधर देखिए, अब देखिए, अब हम लोग समझेंगे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ये दोनों जो है ना, ये दोनों गोलीय दर्पण का भाग होता है। किसका भाग होता है? गोलीय दर्पण का। अभी गोलीय दर्पण किसको बोलेंगे? तो गोलीय दर्पण बोलेंगे खोखले कांच के गोला। किसको बोलेंगे? खोखले कांच का गोला। खोखले कांच के गोला रहेगा। गोलीय दर्पण किसको बोलेंगे? तो खोखले कांच के गोला को गोलीय दर्पण कहा जाता है। अब जरा देखिए, खोखले कांच का गोला रहेगा तो मतलब इस तरह का रहेगा, इस तरह का रहेगा। इसको क्या करिए ना, बीचे बीचे चीर दीजिए, बीचे बीचे चीर दीजिए। बीचे बीचे जैसे ही चिरेंगे, बताइए गोला है तो इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा बीच में। अब जैसे ही इसको बीचे बीचे चिरेंगे तो ये 2 भाग में बटेगा। एक साइड इधर निकाल लीजिए और एक साइड इधर निकाल लीजिए। अब देखिए इस वाला साइड को अगर नीचे लिखिएगा तो ऐसा होगा, इस वाला साइड को करेंगे तो ये वाला होगा। और इसका केंद्र है, तो जो इसका केंद्र होगा
जो केंद्र देखिए इसी का हिस्सा ये भी है और इसी का हिस्सा ये भी है, यानी ये जो केंद्र है यही इसका भी केंद्र होगा, यही केंद्र इसका भी होगा और ये इसका त्रिज्या कहलाएगा। इधर इसका भी होगा, इसका ये त्रिज्या कहलाएगा। अब क्या कीजिए, गोलीय दर्पण का हमेशा याद रखिएगा, गोलीय दर्पण का हमेशा दाहिने साइड पेंट होता है। कौन साइड? दाहिने साइड। गोलीय दर्पण का हमेशा कौन साइड पेंट होगा? दाहिने साइड। तब वस्तु रहेगा बाएं साइड। जिधर पेंट होगा उधर से कभी भी प्रकाश नहीं आएगा। आप बताइए, जब आप अपना चेहरा देखने दर्पण के सामने जाते हैं तो किधर खड़ा होते हैं? जिधर पेंट होता है उधर, कि जिधर पेंट नहीं होता है उधर? जिधर पेंट नहीं होता है उसी साइड में खड़ा होते हैं। तो इधर क्या करिए, देखिए गोलीय दर्पण में हमेशा पेंट होगा दाहिने साइड, तब वस्तु रहेगा बाएं साइड। इसको दिमाग में खोपड़ी में सेट कर लीजिए कि गोलीय दर्पण का जब भी पेंट होगा तो दाहिने साइड और वस्तु रहेगा बाएं साइड। तब पेंट कीजिए। अब देखिए बबुआ, अगर हम दाहिने साइड पेंट करेंगे तो बताओ, दाहिना ई साइड, बायां ई साइड, और हम बोले हैं कि हमेशा पेंट होगा दाहिने साइड। कर दिए। अच्छा, इसमें भी दाहिने साइड करेगा तो इसका ये वाला साइड हो जाएगा। अब बताइए बबुआ कि अगर इसमें किसी को अपना चेहरा देखना है, इसमें किसी को अपना चेहरा देखना है तो वो जाके किधर खड़ा होगा? तो मान लीजिए कोई छोटिया ले लेते हैं। अभी इस छोटिया को अपना फेस देखना है। अपना क्या देखना है? फेस देखना है। तो बताइए भाई किधर खड़ा होगा? अगर किसी छोटिया को अपना मुंह देखना है, किसी को भी अपना मुंह देखना है, बताइए आप ही को अपना मुंह देखना है, किधर खड़ा होइएगा? इस तरफ कि इस तरफ? बताओ जल्दी, इस तरफ कि इस तरफ? इस तरफ खड़ा होंगे? नहीं, इधर होल है पेंट। अगर इधर खड़ा होंगे तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा, यानी दिखाई नहीं देगा, यानी खड़ा होना पड़ेगा इस तरफ। अब इधर कोई छोटिया है, इधर से मुंह देखेगा। अच्छा, इस दर्पण के सामने अगर किसी व्यक्ति को खड़ा करना है, उसको अपना थोबरा देखना है, अपना चेहरा देखना है, तब बताइए किधर खड़ा होना होगा? इस तरफ कि इस तरफ? तो हम लोग जानते हैं कि जिधर पेंट होता है उधर वस्तु को नहीं रखते हैं। तब बताइए भाई, इधर तो हो गया है पेंट, तब वस्तु रहेगा इस तरफ, यानी इसमें अगर इसी छोटिया को अपना चेहरा देखना है तब बताइए इधर न खड़ा होना पड़ेगा। अब देखिए, जिधर से चेहरा देख रहे हैं उस साइड को बोलते हैं परावर्तक सतह। जिधर से चेहरा देख रहे हैं, इधर से चेहरा देख रहे थे, इसका परावर्तक सतह ये वाला, इसका परावर्तक सतह ये वाला। अब देखिए, अगर इस दर्पण को गौर से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका परावर्तक सतह उथल है कि धसल है। परावर्तक सतह उथल है कि धसल है। और इसको भी देखिएगा तो पता चल जाएगा कि परावर्तक सतह उथल है कि धसल है। अब इसी आधार पर दर्पण को, गोलीय दर्पण को दो भाग में बांट देंगे, परावर्तक सतह उथल की धसल, इसी आधार पर। तो अब देखिए भाई, इस दर्पण को अगर आप गौर से देखिएगा तो इसका जो परावर्तक सतह पीछे इस तरह से धंस गया है। क्या हो गया है? धंस गया है। तो इसको बोलेंगे क्या? जिसका परावर्तक सतह, सॉरी देखिए, इसका परावर्तक सतह धसल नहीं है, इसका परावर्तक सतह इसे उठ गया है। इसका परावर्तक सतह क्या है? उठ गया है। तो परावर्तक सतह अगर उठल तो उसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अच्छा, इसको अगर आप गौर से देखिएगा, देखिए इसको अगर आप गौर से देखिएगा तो इसका परावर्तक सतह को क्या हो गया? तो इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंस गया है, अंदर की ओर धंस गया है, अंदर की ओर धंस गया। तो इसको बोलेंगे अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण का अगर डिफिनीशन लिखेंगे तो देखिए, उत्तल दर्पण का डिफिनीशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं। बोलेंगे उत्तल दर्पण का डिफिनीशन कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, रटना नहीं पड़ेगा, अभी हम आपको याद करवा देंगे, बस भरोसा रखिए। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हो, या इसी को बोलता है उभरा हो, उठा हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अच्छा, अवतल दर्पण का डिफिनीशन क्या बोलेंगे? तो अवतल का इधर लिख रहे हैं। बोलेंगे अवतल दर्पण में कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? तो अंदर की ओर धसल हो। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह
धंसा हो या अंदर की ओर हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब देखिए परावर्तक सतह के हिसाब से दर्पण को दो भाग में बांट दिया है। देखिए उसे उत्तल उसे उठल, उसे उत्तल, अब इसको याद करते हैं, याद कैसे करेंगे, तो उसे उत्तल उसे उठल, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठल रहेगा उसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। अ से अंदर अ से अवतल, अ से अंदर अ से अवतल, अ से अंदर अ से अवतल, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर हो, यानी धंसा हुआ, कोई भी चीज अगर अंदर हो गया यानी धंस गया, तो धंसा हुआ हो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे अवतल दर्पण। बोलिए फिर से बोलिए, वैसा दर्पण, देखिए पहले गोलीय दर्पण रहेगा, खोखले कांच का गोला रहेगा, उसको बोलेंगे गोलीय दर्पण। उसके बाद उसको बीचे बीचे काट देंगे, दो भाग में बटेगा, गोलीय दर्पण का दो टुकड़ा हो जाएगा, एगो इधर एगो इधर। अब हम लोग जानते हैं कि गोलीय दर्पण का हमेशा दाहिने साइड पेंट होगा, बाएं साइड वस्तु रखेंगे। दाहिने साइड पेंट करेंगे तो एगो का परावर्तक सतह उठ जाएगा, उसको बोल देंगे उत्तल दर्पण, दूसरे का परावर्तक सतह धंस जाएगा, उसको बोल देंगे अवतल दर्पण। यहां तक समझ गए। अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, यानी समतल दर्पण के सामने अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। समझिए ध्यान से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम अच्छा से समझिएगा और उम्मीद है कि यहीं पे याद हो जाएगा। सबसे पहले बताइए, वो समतल दर्पण बना देंगे, बताइए समतल दर्पण बन गया। अब इस समतल दर्पण में अभी समतल दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष हो जाएगा, आगे बताएंगे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष किसको बोलते हैं। अब देखिए ये समतल दर्पण हो गया। अब इस समतल दर्पण का जो होता है ना, देखिए बहुत बड़ा गोला ले लीजिए, कितना बड़ा, बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा, यानी एकदम इतना बड़ा गोला ले लीजिए और उसका ना छोटा सा हिस्सा काट लीजिए। मान लीजिए इतना बड़ा गोला ले लीजिए और इतना हिस्सा काट लीजिए, किसका काम कर देगा, समतल दर्पण का। और इसका अगर आप खोजिएगा वक्ता केंद्र तो अनंत पे मिलेगा, बहुत ज्यादा दूर मिलेगा। तो वक्ता केंद्र मतलब क्या, इसका केंद्र कहाँ मिलेगा, अनंत पे मिलेगा। अब देखिए वक्ता केंद्र किसको कहते हैं, सब आगे पढ़ेंगे। अब देखिए ये इसका हो गया मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। मान लीजिए किसी वस्तु को इस पे यहां रख देते हैं, रख दिया, मान लीजिए वस्तु का कुछ नाम दे देते हैं ए बी। अब देखिए प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो किरण की आवश्यकता होती है। कितना किरण, तो दो किरण। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब कैसे बनता है। फिलहाल आप समझिए कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कितना किरण, दो किरण, कम से कम दो किरण। अब देखिए दो किरण कम से कम चाहिए, यानी यहाँ वस्तु है तो वस्तु से किरण निकलेगा, किरण निकला और एकदम हचाक से जाके टकरा गया किससे, तो ये टकरा गया समतल दर्पण से। बताइए ये समतल दर्पण पे ये जो किरण आपतित हुआ है कितने डिग्री पे आपतित हुआ है, कितने डिग्री पे आपतित हुआ है, तो 90 डिग्री पे, एकदम 90 डिग्री पे। और हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई किरण समतल दर्पण पे 90 डिग्री से आपतित होता है, यानी 90 डिग्री से टकराती है, तो पुनः उसी पथ से वापस लौट जाती है। अब बताओ बबुआ, यहां से तो किरण चला, लेकिन देखिए यहां से किरण चला, यहां से किरण चला, इसके बाद देखिए एकदम चला 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 आके टकराया, कितना डिग्री पे टकराया था, 90 डिग्री पे। अब बताइए 90 डिग्री पे अगर टकराएगा तो उसी पथ से वापस लौट जाएगा, लौट जाएगा, लौट गया उसी पथ से। अब देखिए बबुआ दूसरा किरण, तो दूसरा को भेजिए इस तरह से, क्योंकि एक किरण से तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं, दो किरण चाहिए। अब बताइए यहां देखिए, यहां से किरण चला, यहां आके टकराया। अब बताइए जितना डिग्री से आएगा उतने डिग्री से लौटेगा, जितना डिग्री से आएगा उतने डिग्री से लौटेगा। क्यों, तो देखिए ये आपतित किरण है और यहाँ किरण आएगा तो ये बोलेगा इधर कहाँ, इधर तो होएला पेंट, भाग इधर, तो इसको इस तरह से ये वापस लौटा देगा। देखिए ये इधर से बोलेगा वापस लौट, लौट गया वापस। अब देखिए यहाँ समान कोण बनाते हुए लौटेगा, कैसे लौटेगा, समान कोण बनाते हुए। देखिए ये हो जाएगा आने वाली किरण, तो आपतित किरण जहां टकराया उसको बोल देंगे आपतन बिंदु, टकरा कर लौट गया परावर्तित किरण, और अभिलंब का काम कौन कर दिया था, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। तो ये समान कोण बनाते हुए, यानी जितना इधर मान लीजिए इधर कोण आए, इसको बोलेंगे आपतन कोण, इसको बोलेंगे परावर्तन कोण।
जितना कोण से आया था उतने कोण से लौट जाएगा। अब बताइए क्या ई उधर भागेगा, ये नीचा भागेगा? कभी भी ये काटेगा? वास्तव में एक दूसरे को काटेगा? तो नहीं काटेगा। और जब वास्तव में काटवे नहीं करेगा तो क्या वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा, इसको इधर बढ़ाइएगा तो ये उधर भागेगा और ये नीचे भागेगा, एक उधर भाग रहा है एक नीचे भाग रहा है, बोलेगा कभी हम काटवे नहीं करेंगे, कभी हम मिलवे नहीं करेंगे। आप बताइए बबुआ, प्रतिबिंब बनाने के लिए मिलन होना एकदम आवश्यक है कि कभी मिलेगा ही नहीं। जरा इसको पीछे बढ़ाइए, देखते हैं कहीं पीछे बढ़ाने पे काट दे, क्योंकि किसी भी हाल में कटवाना तो पड़ेगा ही, तभी ये प्रतिबिंब बनेगा। देखिए इधर काट दिया, यहाँ पे काट दिया। अब देखिए जहां पे काटेगा वहीं प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। अब ए बी वस्तु है तो इसका नाम रख दीजिए ए डैश बी डैश। अब देखिए सीधा प्रतिबिंब बना है, इधर भी मुड़िया ऊपर तो इधरो मुड़िया ऊपर, इधर टंगड़िया नीचे तो इधर भी टंगड़िया नीचे। यानी अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का विशेषता बताइए या समतल दर्पण का विशेषता बताइए, तो क्या आप बता सकते हैं? बता सकते हैं? तो देखिए अब हम लोग लिखेंगे समतल दर्पण में, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता, बने प्रतिबिंब की विशेषता। किसकी विशेषता? तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता। अब देखिए पहला विशेषता बताइए, समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दर्पण के पीछे बनता है कि आगे बनता है? तो आगे वस्तु, तो प्रतिबिंब पीछे न बन गया। तो क्या लिख सकते हैं कि समतल दर्पण में, समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। पहला विशेषता। दूसरा देखिए समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बना के उल्टा, तो देखिए इसका भी मुड़ी ऊपर तो इसका भी मुड़ी ऊपर, इसका टंगड़ी नीचे तो इसका भी टंगड़ी नीचे। इसका मतलब है कि समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनेगा, और सीधा को बोलते हैं आभासी। सीधा प्रतिबिंब होगा तो उसका प्रकृति होगा आभासी, और अगर उल्टा होगा तो उसका होगा वास्तविक। याद करने का ट्रिक देखिए, अगर आपको बोलेंगे कि आप कल्पना कीजिए, और जो आप कल्पना कीजिएगा ना वो आपको मिल जाएगा, तो कल्पना क्या करेगा? एकदम खूब अच्छा कल्पना करेगा, सोचेगा कि हम एकदम परीक्षा में टॉप कर जाए, एकदम खूब अच्छा से नौकरी हो जाए, खूब अच्छा से शादी ब्याह हो जाए। सब सोचेगा कि नहीं सोचेगा? कोई ऐसा सोचेगा कि हम फेल हो जाए? नहीं सोचेगा। तो कल्पना हमेशा सीधा होता है, यानी अगर सीधा प्रतिबिंब बना तो उसका हो जाएगा प्रकृति काल्पनिक। लेकिन वास्तविक जिंदगी में हमेशा कैसा होता है? तो वास्तविक जिंदगी में हमेशा उल्टा होता है, हमेशा उल्टा होता है। क्यों? क्योंकि आप अगर मेहनत कीजिएगा तो टॉप कीजिएगा, नहीं मेहनत कीजिएगा तो टॉप नहीं कीजिएगा। तो कल्पना करने के लिए सब कल्पना करता है खूब अच्छा एकदम ये हो जाए वो हो जाए वो हो जाए, लेकिन कल्पना उसी का पूरा होता है जो मेहनत करता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। अब बताइए बउआ, तो लिखेंगे 2 नंबर में समतल दर्पण में हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब बनता है। तीसरा विशेषता देखिए, समतल दर्पण से जितना दूरी पर वस्तु रहेगा उतने दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, जितना दूरी पर वस्तु रहेगा उतने पीछे प्रतिबिंब बनेगा। यानी समतल दर्पण में वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। चौथा विशेषता देखिए, समतल दर्पण में जितना बड़का वस्तु उतने बड़का प्रतिबिंब, जितना बड़का वस्तु उतने बड़का प्रतिबिंब, जितना बड़के वस्तु उतने बड़का प्रतिबिंब। यानी बोल सकते हैं कि समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब का ऊंचाई।
ये भी इसका एक विशेषता हो जाएगा। समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब का ऊंचाई, बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई। समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब का ऊंचाई। पांचवा विशेषता, समतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है ना, अनंत पे होता है, बहुत ज्यादा दूर होता है। पांचवा विशेषता, समतल दर्पण का वक्रता केंद्र अनंत पे होता है। वक्रता केंद्र अनंत होता है, अनंत, और इसका चिन्ह 8 को पलट दीजिए, अनंत पर होता है, अनंत पर होता है। अगला विशेषता, समतल दर्पण का फोकस दूरी भी अनंत होता है। समतल दर्पण का फोकस अनंत पर होता है, फोकस अनंत पर होता है। वक्रता केंद्र भी अनंत, फोकस भी अनंत पर होता है। अगला विशेषता 7 नंबर, समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है, आवर्धन +1 होता है। देखिए +1, इसका मतलब समझिए, आवर्धन +1 का क्या मतलब है। आवर्धन का मतलब होता है कितना बड़ा बना रहा है। तो बताइए जितना बड़ के वस्तु है उतने बड़ के ना प्रतिबिंब बन जा रहा है। तो कितना गुना बड़ा बना रहा है, तो एक गुना हर चीज, किसी भी चीज का अगर आप 1 गुना कर रहे हैं, यानी जितना पहले था उतना अब भी रहेगा। तो जितना बढ़ के वस्तु उतने बढ़ के प्रतिबिंब, जितना बढ़ के वस्तु उतने बढ़ के प्रतिबिंब। इसका मतलब कि कोई प्रतिबिंब में और वस्तु में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। कितना गुना बड़ा बना रहा है, तो 1 गुना। और ये प्लस का मतलब क्या है, तो देखिए आवर्धन जब आप निकालिएगा ना, तो 2 तरह से हो सकता है, या तो आवर्धन प्लस में आएगा या आवर्धन माइनस में आएगा। आवर्धन प्लस का मतलब होता है कि प्रतिबिंब सीधा है, यानी आभासी है। देखिए, और आवर्धन का चिन्ह अगर ऋणात्मक आ रहा है, तो आवर्धन के ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि प्रतिबिंब उल्टा है। उल्टा है तो वास्तविक है। तो इसका मतलब है कि समतल दर्पण में कितना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो 1 गुना बड़ा, यानी जितना बढ़ के वस्तु उतने बढ़ का प्रतिबिंब भी बन जाएगा। अब प्लस बता रहा है कि सीधा बनेगा, कोई अलग बात थोड़ी बोल रहा है। देखिए, अब हम लोग 7 को विशेषता देख लिए, अब हम लोग 8वां विशेषता देखते हैं। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। देखिए, उल्टा नहीं बोल रहा है, पार्श्विक रूप से उल्टा। अब पार्श्विक रूप से उल्टा का क्या मतलब है, तो उसको समझिए। देखिए, जब आप दर्पण के सामने खड़ा होते हैं, तो आप एक चीज गौर किए होइएगा, जब आप दाहिना हाथ उठाइएगा ना, तो वो अपना बायां उठाता है, उसे थोड़ा बकलोल होता है, बकलोल नहीं होता है। जब आप अपना दाहिने हाथ उठाइएगा तो वो अपना बायां हाथ उठाएगा, और जब आप अपना बायां हाथ उठाइएगा तो वो अपना दायां हाथ उठाता है। इसका मतलब हमारा दायां समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का बायां, और हमारा बायां समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का दायां। तो इसको बोलते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा। उल्टा और पार्श्विक रूप से उल्टा का मतलब समझ गए। पार्श्विक रूप से उल्टा का मतलब वो हमारा बायां तो आपका दायां, और आपका दायां तो हमारा बायां। और उल्टा का मतलब होता है मुड़िया ऊपर टंगड़िया नीचे, नहीं रे, मुड़िया नीचे टंगड़िया ऊपर, मुड़िया नीचे टंगड़िया ऊपर। तो 8 नंबर बोलेंगे कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। अब 9 नंबर देखिए, समतल दर्पण में अगर किसी वस्तु को जितना चाल से उसके सामने दौड़ाइएगा, तो प्रतिबिंब जब आप उसका देखिएगा ना, तो लगेगा कि इसके दुगुना चाल से हमारे तरफ आ रहा है। इसका मतलब समतल दर्पण में किसी भी वस्तु को अपना चाल कितना दिखाई देता है, तो दुगुना दिखाई देता है। यानी अगर आप समतल दर्पण में 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दौड़ते हैं, तो आपका प्रतिबिंब कितने से आते हुए दिखाई देगा, तो 20 का कर दीजिए 2 गुना, हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिख सकते हैं कि समतल दर्पण
में किसी व्यक्ति को अपना चाल दुगुना प्रतीत होता है। वास्तव में नहीं रहता है, ऐसा आभास होता है कि हमारा प्रतिबिंब हमारे ओर हमारे चाल से दुगुना चाल से दौड़ के आ रहा है। अगला 10 नंबर। अब देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि समतल दर्पण में आपका पूरा प्रतिबिंब बने, यानी आप जितने भी लंबा है आप पूरे लंबाई को देखें, तो आपको अपने लंबाई से आधे लंबाई का समतल दर्पण लेना पड़ेगा। जैसे पूछेगा कि अगर किसी वस्तु की लंबाई 5 फीट है तो उसे अपना पूरा शरीर देखने के लिए कितने लंबाई का समतल दर्पण लेना होगा, तो 5/2 कर दीजिए, 2.5 फीट। यानी समतल दर्पण में किसी व्यक्ति को या वस्तु को, किसी व्यक्ति को अपना पूरा लंबाई देखने के लिए उसे अपने से आधा लंबाई का दर्पण लेना होगा। आधा लंबाई का दर्पण लेना होगा। हो गया। 11 नंबर देखिए, 10 को विशेषता देख ली। अब 11 नंबर, अगर दो समतल दर्पण को एक दूसरे के समांतर रख दीजिए, यानी एगो समतल दर्पण ये, एगो समतल दर्पण ये, एक समतल दर्पण ये, एक समतल दर्पण ये, और इसको एक दूसरे के समांतर कर दिए और बीच में किसी वस्तु को रख देंगे। अब बोलेंगे इसका कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो हो जाएगा अनंत प्रतिबिंब। कितना प्रतिबिंब? अनंत प्रतिबिंब। कब? जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर स्थित हो तब लिखेंगे, जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर हो तो बीच में स्थित वस्तु का अनंत प्रतिबिंब बनता है। कितना प्रतिबिंब? अनंत प्रतिबिंब बनता है। अनंत प्रतिबिंब बनता है।